उमर शरीफ का जो स्टेज शो होता था, जो बड़ी सस्ती पर, वो आमिर खान जैसे लोग और बड़े बड़े एक्टर्स बताते हैं कि वो 10 रुपए में लाके रेंट पे देखा करते थे इंडिया में। हमारा फर्ज है, जो मेरा इल्म है, जो अल्लाह ने मुझे जो नॉलेज दी है, जो तालीम है, अगर मैं नहीं देकर गया तो मेरी बड़ी ऊपर दुर्गति। आप जब भी वो देखेंगी तो आपको कोई भी आदमी इस तरह बात करते हुए नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावश खान। और आज मेरे साथ कौन है उनका तारुफ कराने से पहले थोड़ा सा मैं तमहीद बांधना चाहूंगी। बेसिकली मेरा ख्याल है 1999 की बात है कि एक दिन रात में ऐसे ही बोर होते हुए रेडियो जो है वो थोड़ा सा इधर उधर किया तो एक आवाज सुनाई दी थी। मेरा ख्याल है कोई रात के 10:30 या 11 बजे का वक्त था और वो फिर सुनना शुरू किया। वो इतनी मजेदार, क्योंकि आवाज ऐसी थी जिसमें बहुत एक एनर्जी थी और उस वक्त जो हमारा टाइम था वो डेफिनेटली वो ऐसा था कि हम स्कूल गोइंग थे, तो इस तरह की आवाजें सुनने को रेडियो पे नहीं मिल रही होती थी। तो वो वक्त था कि बस वो रेडियो मैंने कुछ आधा एक घंटा सुना है, फिर वो शो खत्म हो गया। नेक्स्ट डे मैं इंतजार में थी कि कब शो आएगा और कब मैं सुनूंगी। फिर उस आवाज से ऐसा ताल्लुक बना कि मैं अगर एक तरह से ये बोलूं कि आज मैं यहाँ पे जो बैठी हूँ उसमें इस शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं अपने शो में वेलकम करने वाली हूँ मेरे बहुत एक बड़े मैं एक तरह का आज मेरा फैन मूवमेंट होगा। ये इंटरव्यू मेरा बिल्कुल एक इस तरह का है जैसे एक फैन का होता है, वो मुझे मौका मिल सकेगा कि मैं उनसे बात कर सकूं। तो शो में वेलकम करते हैं बगैर किसी ताखीर के शारिक महमूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी महावश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। आप यकीन करें कि मैं जो कह रही हूँ ना कि मैंने रेडियो एक तरह से सुनने की वजह ही आप थे और उसके बाद फिर शौक भी आपकी वजह से पैदा हुआ। आप ही को सुन सुन के मैंने सुना और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना मुझसे अक्सर ये पूछ रहे होते हैं कि आप बहुत तेज तेज बात करती हैं, एनर्जी होती है आपकी आवाज में, आपका जो एक वो होती है, तो उसके पीछे क्या राज है तो वो आज लोगों को पता चल जाएगा। आपको किसने बिगाड़ा, लोग पूछना चाहते हैं, आपको बिगाड़ा तो किसने? तो बिल्कुल, तो मेरे सामने आप मौजूद हैं। बिगाड़ा तो नहीं, मैं कहती हूँ भाई आज वजह ही आप बने हुए हैं। तो मैं आज आपसे खूब सारी बातें करेंगे और आपसे बहुत कुछ जानेंगे, कुछ यादें ताजा करेंगे। आप यकीन करें, आप रात को शो करते थे जो लेट नाइट आपका शो होता था 10 से 12, 11 बजे वाला, वो मैं 10 से 12 या हाँ 2 घंटे, हाँ 2 घंटे का होता था, 10 से 12। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता था कि पता नहीं क्यों कुछ रीजंस की वजह से आपको सुबह 9 बजे का शो मिल जाता था। कभी किसी वक्त होता था मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठती थी, लेकिन आपकी वजह से उठती थी, आपका शो सुनने के लिए उठती थी। तो रेडियो की भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 1999 में FM 101 जब लॉन्च हुआ है तो मेरा ख्याल है आप शुरू के ही आरजेस में से थे जिन्होंने रेडियो ज्वाइन किया। तो कैसे हुआ? अच्छा, मैं बिल्कुल ही प्योरली, मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स और मीडिया से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। अच्छा, फिर ये भी था कि हम उस जमाने में बड़े हो रहे थे तो जिया साहब का दौर चल रहा था, पीटीवी पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो आई गेस वो बहुत सारी चीजें थी। वो VHS वाला जमाना था, VCR का। वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हुए बड़े हुए, इंडियन और इंग्लिश मूवीज देखते हुए। एनर्जी बहुत भरी हुई थी और बहुत यंग थे किसी तरह। उस जमाने में आई गेस मैं एक द न्यूज वालों की एक होती थी ऑनलाइन सर्विस, द न्यूज इन्फोलाइन, उसमें एज अ सब एडिटर काम कर रहा था। तो मुझे हम ऐसे ही, अब शौक तो था चीज़ों का। किसी ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान एक FM लॉन्च करा। अच्छा, उस वक्त FM 100 लॉन्च हो चुका था और 101 आने वाला था। तो हमारे एक कोलीग थे जो सब PTV के लीड न्यूज एंकर हैं, जुबैर सिद्दीकी। तो मैं और ये दोनों रात की शिफ्ट कर रहे होते, तो उन्होंने कहा भाई इस तरह 101 का आया हुआ है, 101 के नाम से रेडियो पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो सरकारी है, तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। उसने कहा नहीं, मेरे अब्बू के दोस्त या मेरे चचा जो हैं वो इंजीनियरिंग के हेड हैं वहाँ पे। मैंने कहा चलो 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 जाके मिलके तो आते हैं उनसे। तो खैर हम उनसे मिलने गए। वो बड़े नफीस से आदमी थे, उन्होंने हमें प्रोग्रामिंग की साइड पे भेजा। अच्छा, वो इत्तेफाक से वो दिन था जो 101 के ऑडिशंस हो रहे थे। तो उन्होंने हमें ऐसे ही, हम बगैर किसी प्लानिंग के गए और उन्होंने वो रैंडम अच्छा आया भाई लड़का घुसा दिया हमें स्टूडियो में। बस हमें पता भी नहीं, जिंदगी में कभी किया ही नहीं कुछ, तो पता भी नहीं था क्या करना था। तो वो आई गेस वो जो रैंडम चीजें होती है ना, प्लान नहीं करते, तो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। और वो अंदर से वो पूरी जिंदगी की भरी हुई जो चीजें थी, वो चीखो पुकार, जिसको आप जैसी बच्ची भी सहम गई सुन के। मैंने पता नहीं, आज मुझे आप 20-25 साल बाद बता रही मैंने कितने लोगों को बिगाड़ा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका मैं अभी मैं अंदर ऑफिस में थी और मैं वही जिक्र कर रही थी
ठीक है, मैंने ऐसा शो जो आपका होता था ना, मैंने बड़ा रेडियो सुना, FM 100 भी उससे पहले हम सुनते थे, अम्मी सुनती थी मेरी, लेकिन मुझे आप जैसा शो किसी का नहीं लगा। मतलब मेरी यार आई गेट। इंस्पिरेशन हाँ आप रहे, और आपकी तरह मतलब एक खुला अंदाज, मतलब उसमें जो जैसे आप मैसेजेस पढ़ते थे, आज मैं भी बहुत हद तक कॉपी करती हूँ उसको तो मुझे आप जैसा कोई नहीं लगा। वो यार आई गेस उसकी देखें, उसकी वजह ये कि आप और हम जिस वक्त, जाहिर बात है आप उस वक्त स्कूल में होंगी तो आप कोई उस 5-8 साल छोटी होंगी मुझसे, तो हम और आप जिस टाइम पे बड़े हो रहे थे, इवन हमसे जो थोड़े से बड़े वाले हमारे कजन बहन भाई वगैरह थे, उन्होंने, हम लोगों ने बंधा हुआ पीटीवी देखा था। तो आप हम सब जो थे वो बड़े भरे हुए बैठे हुए थे, और वो शायद आप जो कनेक्शन आपका और मेरा बना, या हमारे बहुत सारे लिसनर्स का बना, वो इस चीज का कनेक्शन बना कि हम कुछ कहना चाहते थे, और जब किसी भी नेशन को या किसी भी उसको दबा के रखा जाए। अच्छा मैं उस वक्त ये भी बता दूं, आप छोटी थी आपको तो मालूम नहीं होगा, उस जमाने में क्योंकि वो था, जिया साहब का दौर चल रहा था, वो 11 साल का दौर हुकूमत था, उसके अंदर एंड में टीवी के अंदर भी बड़ी रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, जिसके अंदर एक बड़ी मशहूर थी दुपट्टा पॉलिसी। वो दुपट्टा पॉलिसी नाफिज की गई, और उसमें यह था कि अगर मियाँ बीवी का रोल है और कोई ड्रामे का सीन चल रहा है, तो बीवी अगर सोते हुए भी उठी होगी, उसने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ। और इस पे बड़े लोगों ने, जाहिर बात है जितने लिबरल्स थे उन्होंने भी शोर मचाया। अच्छा वो लॉजिक है, क्योंकि ड्रामा नॉर्मली रिप्रेजेंट्स रियल लाइफ, और रियल लाइफ के अंदर अब मियाँ बीवी अगर सो रहे हो, वो दुपट्टा पहन के एक बड़ी इस तरह उठे, तो बड़ा अननेचुरल लगता था, तो उस पर बड़ा शोर शराबा था। और मजे की बात बताऊं, क्योंकि ये वही टाइम है 99-98 वाला टाइम है, जब आगे जाके अब आहिस्ता आहिस्ता टीवी भी प्राइवेटाइज होने शुरू हो रहे हैं। एनटीएम शायद आ चुका था, और एनटीएम बल्कि खत्म होके वीकेंड वर्ल्ड और पीटीवी वर्ल्ड के दो उसके सेगमेंट्स बिक जाएंगे आगे। गजनफर अली एक थे, वो ले लेंगे, और एक आगे कोई और ले लेंगे, फिर आगे जाके एनटीएम में शेप अप होगा, ताहिर खान जैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये अब जब प्राइवेटाइज होता है, अभी एक चीज सरकार के हाथ में थी, तो सरकार की पॉलिसीज अप्लाई हो रही थी उस पर। जब प्राइवेटाइज होता है तो फिर आप याद करें, वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स वगैरह और इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई। सही है, तो वो एकदम से आई गेस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, बेनजीर की पहली हुकूमत आई थी, वो 88 की बात है। और वो फिर आई गेस जिस ये वाला टाइम है, वो नवाज शरीफ साहब थे जिस वक्त ये लॉन्च हुआ है। जब बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता है ना, तो वो अंदर की आवाजें थी। और अच्छा फिर एक और बात है, अभी भी खैर हमारे कुछ माशरे के अंदर काफी मुनाफकतें हैं कि हम क्लियर बात नहीं करते। आप देखेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं, या इंडियन फिल्में जो हैं, या इंडियन ड्रामे जो हैं, या इंडियन इवन स्टैंड अप हैं, वो बड़ा खुलकर और सीधी बात कर रहे हैं। हम अभी तक बहुत आप जनाब के अंदर फंसे हुए हैं, हम बहुत सारी चीजों को बहुत आर्टिफिशियल। तो मैं आई गेस पर्सनली मैं थोड़ा सा बागी बच्चा था घर में भी, और मैं शायद हमेशा से मैंने ट्रेंड्स तोड़े। तो और उसमें ये नहीं था, एक अच्छी चीज ये थी, पेरेंट्स की तरफ से बड़ी अच्छी चीज आई थी कि उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल होने दिया। उन्होंने मतलब पूरी दुनिया ने बड़े उस पर लान तान की, और ये यूं शोर करता है, फला करता है, ये करता है, लेकिन माशाल्लाह दोनों अब तो मरहूम है, लेकिन उन दोनों ने कहीं से हमेशा बेसिक सीधी बात, बेटा किसी के साथ गलत नहीं करना, फला नहीं करना, यूं ना हो जाना, ये सिखाया। बाकी काफी मुनाफकतें जो हम सबको घरों में सिखाई जाती हैं, मैं शायद उससे घर वालों ने बचा के रखा, मे भी शायद इसलिए। सही। अच्छा तो बस मैं शुरू में जो इंट्रोडक्शन कराया उसमें थोड़ी सी जो कसर रह गई, वो ये कि चूंकि मेरा आपसे जो पहला इंट्रोडक्शन है और जो कुछ एक ताल्लुक है जो मैं फील करती हूँ, वो रेडियो का ही है। लेकिन मैं अपने सुनने वालों को ही बताना चाहूंगी कि रेडियो के अलावा टीवी पे एज अ कॉमेडियन, इसके अलावा आपने बहुत काम किया है, अभी भी आप काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमें पिंजरा में एज अ परफॉर्मर नजर आए, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रेडियो को ही कंटिन्यू करते हुए मैं बस चाहूंगी कि वो जो ओपनिंग करते थे ना, जो आपके शो की ओपनिंग होती थी, वो तरस गए कान सुनने को, तो वो मैं सुनना चाहूंगी। आप चाह रही हैं कि जिस तरह कराची वालों के मैंने कान फाड़े हुए थे तो इधर कतर वालों के भी फाड़ दूं। हेलो कराची, वो कोई इस तरह की बड़ी अंदर से दिल से आती थी। अच्छा ये तो मैंने अभी निकाली आपकी फरमाइश पे, वो निकालता नहीं था। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं, जिस दिन मेरा पहला ऑन एयर शो गया है, तो अब मैं शो कर रहा हूँ, और मैं तो वही एनर्जी, वो फुल चीखों पुकार, और यंग होते थे तो आपको एक वे आउट मिल रहा होता था। वो भाई इधर से, अच्छा रेडियो पाकिस्तान में बड़ी तरह तरह की मखलूक होती थी, वो सारे ओल्ड स्कूल लोग होते थे, इंजीनियरिंग के लोग आते थे। अच्छा इंजीनियरिंग वाले बहुत मासूम टाइप के, बड़े क्यूट टाइप के लोग होते थे, सादे सादे ओल्ड स्कूल लोग थे जो कि टेक्निकल चैंपियन थे, उनका प्रोग्रामिंग से ना ताल्लुक ना वास्ता। अच्छा मैं हम शो कर रहा हूँ, अभी 7-8 मिनट हुए,
एक साहब आ गए यूं करके ना, और यूं करके मुझे ताव दे रहे हो, मैं रेडियो कर रहा हूँ, और मैंने कहा क्यों ये मुझे घूर रहे हैं। अच्छा, वो फिर मैंने देखा उनके जेरे मूंछ एक मुस्कुराहट थी, तो अच्छा। मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, मैं फिर एनर्जी पकड़ ली। फिर एक और बुजुर्ग से आ गए, वो पता चला इंजीनियरिंग के नंबर 1 और नंबर 2 उठकर आ गए। जब मैं हम्म। ब्रेक में गया, उन्होंने बताया भाई जितनी जोर की आप चीख मारते हैं तो हम्म। हैरत है कि हमारा ट्रांसमीटर उड़ा नहीं, आपने तो उड़ा दिया था। तो अब आप चीख मारा करें। तो मुझे अच्छा, उस वक्त जाहिर बात है माइकिंग वगैरह की इतनी सेंस नहीं थी, हम्म। तो ये माइक अगर लगा हुआ होता था तो मैं ये चीख यूं ही मारता था इसमें। तो हम्म। फिर उसके बाद से मैंने ये चीख साइडों में मैं पूरी अलो यूं करके मारता ताकि हमारा हम्म। ट्रांसमीटर ना बैठ जाए। तो वो बड़े मजे मजे के थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें, सच्ची बात है, मैंने सारा क्रेडिट तो पेरेंट्स को दे दिया उठा के, लेकिन 2-3 कैरेक्टर्स रेडियो पाकिस्तान के जो प्रोग्रामिंग के थे। अच्छा, मैं कराची का पला हुआ बच्चा था, शरीफ सा था, उर्दू स्पीकिंग, और वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे। और हमने सोचा दूसरी कौमों के बारे में, एक बड़ा वो था सियासी, वो था फला ये होता है फला होता है। इधर जो मुझे प्रोड्यूसर मिले, अब मैं पहली दफा मैं काम कर रहा हूँ किसी बलोच के साथ, उनका नाम था असलम बलोच, बेचारे बाद में उनकी डेथ हो गई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बड़ा डरा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं ये तो ऐसी की जैसे और कमीज शलवार में करें, और बात करने का भी ना डाडा वाला स्टाइल उनका। फिर एक हमारे जो हेड थे वो थे निसार मेमन साहब, सामने वो बता। सिंधी स्पीकिंग आदमी थे वो। अच्छा, अब वो पूरी जिंदगी की वो चीजें आ रही ना, और ये जो है ना ये बलोच ये सब, वो हमारे अंदर नफरतें नहीं डाली, खुदा की कसम। They turned out to be one of the most beautiful people I've worked with. मुझे, मैंने उनसे इतना सीखा, इतने प्यारे लोग थे। और वहाँ आप, ये बड़ी अच्छी चीज है, और हम somehow हम पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, ये चीज मिस करते हैं कि वो एक जो होता है ना, जो अल्लाह ताला का की खूबसूरती है कि हर फल एक ही बर्तन में रखा हुआ। तो ये कराची वो एक बाग है जिसके अंदर सारे फल लगे हुए, और वो नफरतें कर करके उन फलों को दूर करते। लेकिन वो यकीन करें, वो इतने खूबसूरत हैं वो कलर्स, और मिल के जो रिजल्ट देते ना, तो पता नहीं हम दुनिया में क्या कर जाएं अगर नफरतें खत्म हो। तो फिर रेडियो आपने छोड़ दिया, और रेडियो के बाद फिर आपने टीवी की तरफ आप आए, आपने बहुत वॉइस ओवर्स भी किए हैं, आपने कॉमेडी भी की, तो वो फिर कैसे सिलसिला किस तरह से बनता गया? यार मैं एक्चुअली, मेरा स्टार्ट टीवी से था, मैं रेडियो बाद में आया। रेडियो देखिए, जब मैं जिस टाइम बड़ा हो रहा था तो रेडियो की तकरीबन मौत बहुत वाक़ई हो चुकी थी। ये जो एएम स्टेशंस थे ये बहुत लिमिटेड, एक गाँव वगैरह में रह गए थे, शहरों से वाइप आउट हो गया था। FM 100 प्राइवेट पार्टी का था, और ये आई गेस 90s के मिड में कभी आया था, 96 वगैरह में कभी आया है। और उस वक्त आके FM 100 बेटर क्वालिटी और स्टेरियो साउंड, तो उधर से गेम चेंजर हुआ। लेकिन हुआ क्या, जब कोई नई चीज आती है ना तो उसके अंदर नकली चीजें बहुत आ जाती हैं। अब एक ठीक है, बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे होस्ट हैं, लेकिन वो गजाली साहब थे जो शुरू के थे। मेरा जो आपने वो जो एक शुरू में सवाल था, अभी आपने, अब वो जमाने की बात है, अब आपने ये सवाल किया तो उससे कनेक्ट हो रहा है। शायद मैं ज्यादा नेचुरल इसलिए था कि मैं शदीद इंतहाई गैर नेचुरल किस्म के लोगों को सुन रहा था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप, आज आप सुन रहे हैं। तो ये नकली प्लास्टिक के जो लोग थे, मुझे हमेशा से इससे एतराज था। देखिए, ये कम्युनिकेशन जो हमारे ये सारे जिस मीडिया पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ये कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपसे एक नेचुरल तौर पे बात करूंगा, मेरे ख्याल से आप मेरी बात बेहतर समझेंगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा देखो अगर तुम ये करोगी तो बड़ा नाम होगा, और ये होगा तो ये होगा, ये बड़ा वेरी प्लास्टिक। तो ये कम्युनिकेशन, अगर आप इंडिया की तरफ भी जाएं, हम कभी इंडिया और हम बराबर बैठे हुए होते थे। आज वो आर्टिस्टिकली माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहे हैं। हमारा, मैं लोगों को मिसालें देता हूँ कि जिस तरह हम VHS जब होता था, VCR होता था, हम इंडिया की फिल्में 10 रुपए में रेंट पे ला के देखते थे। हमारे ड्रामे, PTV के ड्रामे, नॉट प्राइवेट चैनल्स, PTV के ड्रामे लोग वहां पे इंडिया में 10 रुपए में रेंट पे लेते थे। उमर शरीफ का जो स्टेज शो होता था, जो बड़ी सस्ती को, वो आमिर खान जैसे लोग और बड़े बड़े एक्टर्स बताते हैं कि वो 10 रुपए में लाके रेंट पे देखा करते थे इंडिया में। तो हमारी जो, मेरे ख्याल से हम जो नीचे गिरते गए ना, हमारे यहाँ चंद चीजें बड़ी नकली हैं, और वो नकलीपन और वो जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक कोटेड, शुगर कोटेड नकली चीजें वो बढ़ती चली गई। अगर आज आप देखेंगे ना, मैं नकली की अजीम मिसाल दूं, मैंने पाकिस्तान के अंदर ये टर्किश डबिंग जब स्टार्ट हुई तो ये उसके शुरू के लोगों में से मैं था। अच्छा, मैं क्योंकि इश्तहार वगैरह बोलता था तो मुझे इसलिए बुलाया गया। जब डबिंग आई तो अच्छा, ये भी एक अजीब सी साइंस है। डबिंग करते हैं ऑडियो स्टूडियो वाले, ठीक है ना। ऑडियो स्टूडियो वाले जो होते हैं वो म्यूजिशियंस होते हैं, उनको ना उन्होंने कभी एक्टिंग की होती है, ना कभी वो किसी शूट पे गए, उनको म्यूजिक पता होता है, बड़े अच्छे कंपोजर्स होते हैं।
अब एक जानने वाले का, पाकिस्तान में बंदरबांट तो बहुत होता, एक जानने वाले से काम निकला, वो दूसरे जानने वाले के स्टूडियो के पास चला गया, और वो स्टूडियो वाले के हाथ पैर खुल गए कि यार ये तो एक्टिंग का काम है, मुझे एक एक्टर बोल रहा है उसके ऊपर वर्ड्स बिठाने, कौन लोग बुलाएं? तो जो पुराने पक्के हुए लोग थे मार्केट के, उनमें से 2-4 हम लोग को बुला लिया गया, हमने किया। अच्छा, मैं नॉर्मली जब इश्तिहार बोलता था तो इश्तिहार 30 सेकेंड, 1 मिनट, कोई थोड़ा सा लंबा आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया 5-6 मिनट का चला गया, 90 मिनट की एक एपिसोड और 100 एपिसोड। तो वो सोच के ही ना अंदर एक अजीब सी कपकपी से हुई, कैसे होगा, कौन करेगा? खैर वो करना शुरू किया। वो आपने शायद पता नहीं इश्क ममनू आपने देखा हो या ना देखा हो, तो उसमें फिर वो उसका एक टर्किश, जो जहां से पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मेजर सक्सेस थी वो था इश्क ममनू। उसका एक कैरेक्टर था, मैंने जो बोल कर आया, बाद में पता चला 3 महीने बाद तो वो ह्यूज सक्सेस बन गया। अच्छा। वो था बहलूल का कैरेक्टर वो। हाँ, वो मैंने सुना है, नाम सुना है, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो बहलूल की वॉइस मैंने की। अच्छा, मेरे हिसाब से लोग कहते हैं आपने क्या किया, और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो मेरा डबिंग का सबसे बुरा काम था। ठीक है, उसके बाद जाहिर बात है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट काम था और मैं खुद सीख रहा था। लेकिन आज मैं थोड़े अरसे करता रहा, समझे कोई कोविड तक मैंने थोड़ी सी डबिंग की है, यानी कि 2012 से सिलसिला स्टार्ट हुआ और 18, 19, 20 मैंने मैक्सिमम किया। उसके बाद मैं निकल कर भागा। उसकी वजह आपको, आप जितने टर्किश ड्रामे लगाएंगी, आपको कोई भी आदमी इस तरह बात करते हुए नजर आएगा। अगर ये वाली बात हो रही है, वो कहेगी आप जब भी वो देखेंगी तो आपको कोई भी आदमी इस तरह बात करते हुए नजर आएगा, सब इस तरह, मैं तुमसे, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अम्मी आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? क्या प्लास्टिक पी रहे, क्या कर रहे? सुबह उठ के 3 जग पत्थर के, क्या उससे गरारे करता है, इतना पत्थर क्यों, इतना पथरीला लगे? तो हाँ, तो ये इट हैज टू बी समथिंग नेचुरल। तो सही। अच्छा, फिर आपका मैंने TV1 पे देखा था बार बार बीओ के नाम से, जो कि वो कुछ स्किट्स टाइप के होते थे, वो भी बिल्कुल डिफरेंट एक चीज थी। वो यूजुअली, मतलब वो भी देखा जाए तो उस वक्त में उस तरह का काम नहीं हो रहा था जो आप लोगों ने किया, आपकी पूरी टीम की, तो उसका भी मैं जानना चाहूंगी। यार ये बेसिकली हम तो एज अ टैलेंट, एज एन एक्टर काम कर रहे थे। एक खातून है, बड़ी टैलेंटेड स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, बेओ राना जफर। और बेओ जो हैं वो बहुत मजे की एक खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, 7-8 जबानें आती हैं, जापानीज तो टर्किश और पता नहीं फ्रेंच, पता नहीं क्या क्या बोलती, बहुत कमाल खातून है वो। तो वो इत्तेफाक से हम TV1 के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, सीमा ताहिर की दोस्त है वो, तो सीमा ताहिर के थ्रू उनसे मुलाकात हुई। उनको चाहिए तो कोई, मेरे साथ एक कोलीग होते थे मेरे, डॉक्टर शरात, हम दोनों गए, हमने ऑडिशन किया। इट टर्न्ड आउट कि भाई उनके साथ बन गया, उनको भी। अच्छा, मसला ये कॉमेडी के अंदर भी ना, एक पाकिस्तान में एक अजीब, असल में पता है पूरा हम मुल्क अजीब सा हमारा बैलेंस आउट हुआ है कॉमेडी के अंदर। एक वो बन गया है कि यार आपको, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, नहीं, आ जाए कॉमेडी में आ जाए। हमारे यहाँ ये वाला सीन हो गया है। मुझे, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, अब मुझे, आई वॉज डूइंग अ शो, मॉर्निंग शो कर रहा था मैं, PTV का था उस जमाने में, नादिया खान कर रही थी। नादिया बड़ी टैलेंटेड खातून है वो। अच्छा, अब वो क्योंकि PTV के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बन रहे थे, वो पता नहीं किसी वजह से, मुझे नहीं पता, या तो जिक्र हुआ उन्होंने एजुकेशन, मैंने कहा यार मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कहने लगी अच्छा आपको अजीब नहीं लगता? मैंने कहा क्या अजीब नहीं लगता? कि आप जो है ये कॉमेडी कर रहे हैं और शक्लें उठले बन। पहले तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा यार आपको अजीब नहीं लगता? खैर फिर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, देखें ये हमारी एक, आई डोंट नो ये जहालत कहाँ से आई है। देखिए मिस्टर बीन आपने देखा, रोवन एटकिंसन, बिग, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको, ये एक पूरा लॉट था जो कि लकी स्टार और इस जगह से निकला। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, देखिए उमर शरीफ साहब भी कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो उमर शरीफ जैसा दिमाग 100 साल में अल्लाह ताला एक पैदा करता है, इतना टैलेंटेड आदमी था। लेकिन उमर शरीफ के जाते ही वो लोग उस जगह पे, उनके कोलीग्स थे, वो मुकाम नहीं बना सके। उसकी वजह क्या थी? वो एक आदमी, 1 मैन ड्रिवन वो पूरा यूनिट होता था, और उसके अंदर अगर वो कोई लाइनें भूल जाता था, इम्प्रोवाइज भी करते थे, तो वो उमर भाई उसको संभाल लेते थे। अच्छा, वो क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी था, वो संभाल गया। वरना अगर वो पढ़ा लिखा आदमी होता, वो तो समझे एडी मर्फी और जिम कैरी लेवल का गेम था, उससे भी शायद ऊंचा गेम था इंटरनेशनल। आप ये देखें, अमिताभ वगैरह अगर सामने बैठे हुए होते थे इनके सामने, उमर शरीफ के, किसी की आवाज नहीं निकलती थी। अब आज आप देखें, ये हाल है कि
कपिल शर्मा को अगर आप पूरी पूरी उसने उठा के, इंडियंस ने पहले 10-15 साल ये शकील सिद्दीकी और रऊफ लालास और इस सारे अपने लोकल कॉमेडियंस को बुलाते रहे। एक साइंस इंडियंस की थी जो जॉनी लिवर वाली टाइप की कॉमेडी थी, और दूसरी साइंस इन्होंने पाकिस्तान से इन लोगों को बुलाया, इनको अब कहने को वो लाफ्टर चैलेंज वगैरह में सब चीजें मिली। लेकिन जब इन्होंने ये पूरा जोड़ के एक पीस बनाया तो वही उमर शरीफ शो, उसका साफ सुथरा धुला हुआ वर्जन इस कपिल शर्मा शो। एंड कपिल शर्मा को अगर आप उमर भाई के साथ बिठा दें, उमर भाई हयात होते तो कपिल जो है उमर भाई का 20% भी नहीं होगा। लेकिन एक अच्छा फॉर्मूला, गुड वर्किंग, उसको प्रॉपरली आपने ऑर्गेनाइज करके काम किया, तो जो 80% वो जिन चीजों में लैक करता था उसको स्क्रिप्ट ने एंड रिहर्सल्स ने उसको, उस शो को उमर शरीफ के लेवल पे ले आया, और आज आप देख लें उसकी क्या सक्सेस है। तो हमारे यहाँ, मैं खुद, अच्छा मैं जो उस दिन आपसे बात कर रहा था, मैं आपको यही बता रहा था कि मैं कुछ इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि देखिए हमारी पाकिस्तानी कॉमेडी, हमारे वी यूज्ड टू हैव जेदी, वी यूज्ड टू हैव हसनात भाई, हमारे पास कबाचा था, हमारे पास गेस्ट हाउस था, जॉन रैम्बो, अलिफ नून और नन्ना जैसा, अलिफ वो अल्लाह और नन्ना का क्या कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे पास एक लाइन लगी हुई थी कॉमेडी 50-50, वो जो आपने बार बार बेवकूफ का जिक्र किया, वो जो स्किट बेस था वो वही आइडिया है ना जो 50-50 से आया था, सही है ना। तो अगर मेरे और आपके बचपन में जाएं तो आपको एक टोकरी भरी हुई नजर आएगी कॉमेडी और कॉमेडियंस और कॉमेडी प्रोजेक्ट्स की। अभी अल्लाह माफ करे, इस किसी भी मुल्क का इससे ज्यादा मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअली जीरो नहीं हो सकता। उसके पास सिर्फ, अगर कॉमेडी की बात करें, यू हैव ओनली वन बुलबुले एंड मोमो। कैन यू इमेजिन दैट? 20 साल पीछे हमने ना कोई कबाचा निकाला, ना हसनात भाई, ना जेदी, ना कोई मिस्टर बीन। इंडियन, अच्छा पाकिस्तानी, मैं फिल्मों से भी काफी कनेक्टेड हूँ, फिल्मों मैंने 2-3 फिल्में की हैं, फिल्मों के मैं ऑडियो का मेरा काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं जो हमारी कंप्लीट फिल्मों की ऑडियो और ये सारी चीजें होती हैं वो भी करता हूँ। अब उसके अंदर जब, अब जाहिर बात है, जब आप प्रोसेस देख रहे हैं, फिल्में आपके सामने हो रही हैं, आपकी फिल्म कोई भी, जिसे कहते हैं ना एवरेज ही लेवल पे एक आती है और वो छक्का मार के वो आ गई और वो उसने मौला जट ने गेम कर दिया इंटरनेशनल। लेकिन उसके अलावा जितनी भी फिल्म आई वो लाइन से एवरेज फिल्म है। क्यों? आपके पास राजपाल यादव जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, आपके पास कोई परेश रावल जैसा कैरेक्टर, एक्टर ही नहीं है कोई आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ वही हीरो खड़ा किया, अच्छी सी हीरोइन की, और 2-3 मनपसंद लोग खड़ी है, उनको कॉमेडी में डाल दी। तो कॉमेडी तो इंतहाई सेंसिटिव जॉनर है, और कॉमेडी के ऊपर मतलब मजाक करना और मजाक समझना और उस मजाक को इस एंड से उधर तक पहुंचाना कि सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ये एक कैलकुलेटेड काम है, ये कोई इत्तेफाक से नहीं हो सकता। अल्लाह ने किसी को टैलेंट 2-4 को दे दिया, बाकी माशाल्लाह पाकिस्तान का जो हशर है वो हर चीज के अंदर, सियासत नहीं, हर चीज में बंदर बांट है। चले खैर, मतलब ये एक तरह से हमारी लगत सी थी कि हमने सुना, क्योंकि आज मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब नया ज्वाइन करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि किसको सुने, तो मैं कहती हूँ यार मैंने तो कुछ 1-2 लोगों को सुना है जो मुझे लगता है कि मुझे वहां से जो लेना था वो मैंने ले लिया और मैंने वो स्टाइल अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अभी मसला वही है कि हमारे पास अगर जो कोई रेडियो करना चाहता है तो उसके पास कोई बहुत अच्छी चॉइसेस नहीं है सुनने के लिए। वही वाली बात है। देखिए, मजाक करने के लिए भी शऊर और तालीम का होना बड़ा जरूरी है। जब आपके मुल्क के अंदर डिग्री पैसों पे मिल जाती है, एक बिल्कुल ही चवल टाइप का आदमी अपने आप को डिग्री याफ्ता कहता है, तालीम याफ्ता नहीं होता। आप बात करेंगे आपको सेकंडों में पता चल जाएगा। आज आपका डॉक्टर जो है जब वो बाहर जाता है उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। पहले यही डीएमसी और एसएमसी के डॉक्टर कहाँ जाते थे। तो देखिए, ये बाकायदा क्रिएट करके जहाँ पे लाके गिराया है ना जिस गड्ढे में, उसको गड्ढे से निकालना, पहले गड्ढे के ऊपर तक लाएंगे फिर बाहर निकलेगा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उस बड़े रोड़े को उठा के ऊपर तक ले आऊं, कोई ना कोई उसको खींच के बाहर ले जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह। चले शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे बात हो, तो आज माशाल्लाह ये पूरी हो गई है ख्वाहिश इंशाल्लाह। और इतनी पहली दफा है, आखिरी दफा डेफिनेटली नहीं होगा, हम बात करते रहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह नहीं। और मैं आप जैसे जूनियर से मैंने बहुत सीखा, आपसे बहुत सीखा। क्योंकि देखिए बात यह है, जब मुझे नहीं पता था रेडियो के दूसरे एंड पे बैठे हुए कौन किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। अगर कोई बैठ के सुन रहा है और कुछ सीख रहा है तो ये अल्लाह का करम है कि आप किसी को कुछ सिखा कर ही गए यार। अल्लाह का बहुत एहसान है। तो अपनी तरफ से सिखाती रहे आगे, जितना अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। अल्लाह ने हमें दिया तो हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना। बिल्कुल। और एक मैसेज जाते जाते हम सबके लिए, इतना खूबसूरत मैसेज दिया, जो सीख रहे हो भाई अपने अंदर रखोगे,
कीड़े खाएंगे वो तुम्हारे। तो जो कुछ है बांट के जाओ, सब बांटो, वापस करना है हमें। हमारा फर्ज है, जो मेरा इल्म है, जो अल्लाह ने मुझे जो नॉलेज दी है, जो तालीम है, अगर मैं नहीं देकर गया तो मेरी बड़ी ऊपर दुर्गति। जबरदस्त, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, दुआएं बेशुमार। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।